संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी यहाँ हमें ये बताना है कि अगर कोई संख्या है 6n, ठीक है, इसके ऊपर पावर कितना है, n लगा हुआ है, और यहाँ कहा जा रहा है कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो यह शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आइए इसको समझते हैं। यदि 6 पर पावर n के इकाई अंक अगर क्या है, शून्य है, इकाई अंक क्या है, शून्य है, अगर इकाई अंक शून्य है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, उसमें 5 अवश्य रहेगा। ठीक है, तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ओके, अवश्य होगा। ठीक है, आइए इसको समझाते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, अगर यह 60 है, कितना है, 60 है। ओके, तो यहाँ अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा, 30, 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा, 15, और 3 से लगाते हैं तो कितना आता है, 5। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होता है तो उसमें एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ओके, परंतु 6 पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, यानी 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। ओके, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पर पावर n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये सवाल बहुत ही आसान था, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दोस्तों ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को जानना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इधर हम लोग कर लेते हैं भाज्य संख्या, और इधर कर लेते हैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होती है इसका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 10 है, ठीक है, तो ये 10 जो है वह किस किस से कटेगा, तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 2 पंचे 10, ठीक है, और 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है वह किस किस से कट रहा है, तो 10 कट रहा है 2 से, 5 से, 1 से और स्वयं 10 से। ठीक है, यानी 1 और स्वयं के अलावा भी इसका गुणनखंड है, क्या है, 2 और 5 है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है,
अब चलते हैं अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या जो होती है इसका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये 3 है, ठीक है, अगर हम 3 का गुणनखंड करते हैं तो 3 एकम 3 यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 3, यानी 3 जो है वह 1 और 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्याएं क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। आइए एक संख्या और ले लेते हैं और उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 11 है, ठीक है, तो ये भाज्य है या अभाज्य, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड करना होगा, ठीक है, और गुणनखंड करते हैं तो 11 एकम क्या होता है 11 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वह किस किस से कट रहा है, तो 11 कट रहा है 11 से और 1 से, ठीक है। तो 11 भी क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ क्या है 2 गुणनखंड हैं। तो जिस संख्या का 2 गुणनखंड होता है वो संख्या क्या होता है अभाज्य संख्या होता है, और जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। हल दिया है क्या दिया है, एक संख्या है, एक संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। यानी इस संख्या में अगर इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, ठीक है, तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 13 जो है वह दोनों तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ 13 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा 7 गुने 11 गुने 1, ठीक है, और 13 एकम 13, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम 7 गुने 11 और गुने 13 जब इस तीनों को जब गुना करेंगे और 13 जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ने के बाद जब उसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो वह संख्या जो है स्वयं के अलावा 13 से भी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए संख्या क्या है भाज्य संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले का काम करते हैं। दूसरी संख्या क्या है मेरे पास 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। जब यहाँ हम ए देखते हैं कि 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो यहाँ हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 एकम 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, ठीक है। तो इस संख्या को भी जब आप इधर गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे, ठीक है, और जब उसका गुणनखंड निकालेंगे तो उसके गुणनखंड में 5 अवश्य होगा, ठीक है। समझ में आ रही है? तब हम इसको लिखेंगे कि दी गई संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के दो से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये संख्याएं क्या है भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए
कभी भी जब आपके पास इस तरीके का सवाल आए कि 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं या एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और पुनः मिलने की अगर बात हो तो आप डायरेक्ट उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा जवाब यही है कि इस दोनों का जो एलसीएम आएगा, यानी सोनिया को चलने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार है। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए कि यह बिंदु ए है जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो सोनिया को कितना देर लगेगा, तो 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी सोनिया को कितना मिनट लगता है, तो 18 मिनट लगता है। ठीक है, और इतना ही दूरी चलने में रवि को कितना देर लगता है, तो 12 मिनट लगता है। ठीक है, रवि को कितना देर लगता है, तो 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगता है। ओके, अब हम बात करें तो सोनिया को अगर 2 चक्कर लगाना है तो कितना देर लग जाएगा, अगर 2 चक्कर इसको लगाना है तो कितना देर लगेगा, 36 मिनट लग जाएगा। ठीक है, और रवि को अगर 2 चक्कर लगाना है तो कितना देर लगेगा, 24 मिनट लग जाएगा। यानी रवि जब तक 2 चक्कर लगा देगा तब तक सोनिया कहाँ रहेगी, रास्ते में ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि सोनिया को समय ज़्यादा लग रहा है। ओके, अगर हम रवि से 3 चक्कर लगवाते हैं, तो अगर हम रवि से 3 चक्कर लगवाते हैं तो रवि को कितना देर लगता है, 36 मिनट। ठीक है, और सोनिया को 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लगता है। तो यहाँ आपको चक्कर से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको समय से मतलब है, यानी 36 मिनट में वह पुनः दोनों एक जगह पे मिल जाएगा, यानी प्रारंभिक बिंदु पे मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हल मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय कितना देर लगता है, तो 18 मिनट लगता है। ओके, चलिए, और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना देर लग रहा है रवि को, 12 मिनट। ठीक है, इसलिए पुनः मिलने का समय क्या समय होगा, इस दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एलसीएम कितना का, 18 का और 12 का। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तो बहुत सारा तरीका है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, इसलिए 18 और 12 का एलसीएम कितना निकलेगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यानी 2 तिया 6, 6 तिरी 18 और दूना 36, कितना निकलेगा, 36 मिनट। ठीक है, अतः
प्रारंभिक स्थान पर वे 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, पुनः मिलेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।